हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर फैमिली में। और जो हमारी साइकोलॉजी या फिर एमसीक्यू सीरीज़ हमारी चल रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने थाउजेंड थाउजेंड एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू की है। तो 1000 एमसीक्यू ये पूरे होने वाले हैं और लगभग हम 200 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के सील गुण से संबंधित शब्द बताए थे। देखिए ऑप्शन देख सकते हैं 100, 500, 4000 या 4500। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, 4500 जो शब्द हैं वो ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के सील गुणों से संबंधित बताए हैं। इन्होंने कहा है कि जो सील गुण होते हैं, पहले ये समझ लीजिए कि जो सील गुण होते हैं, सील गुण क्या होता है? सील गुण व्यक्ति के अंदर वे गुण होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जा सकते हैं, या जो उसका सील गुण है वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी के सील गुण थे सत्य अहिंसा। तो परिस्थितियां कैसी भी रही, उन्होंने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस तरह के गुण अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो उनको हम कहते हैं सील गुण। ठीक, और इन्हीं सील गुणों के आधार पर ऑलपोर्ट का सिद्धांत है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो उन्होंने ऐसे 4500 वर्ड्स बताए हैं इस तरह के जो सील गुणों से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, इनमें से कौन सा है जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, देखना है या व्यायाम करना है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, देखने से हमारा व्यक्तित्व प्रभावित नहीं होता है। वंशानुक्रम का हमारे व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है, और व्यायाम करने से भी आपकी पर्सनैलिटी में इफेक्ट पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है, इनमें से कौन सा है? सूचनात्मक साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार या निदानात्मक साक्षात्कार? ठीक है, जैसे कि सभी जानते हैं साक्षात्कार क्या होता है, दो व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, वार्तालाप होती है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार मेथड में। और इसमें क्या कौन सा साक्षात्कार वह बताना है जो छात्र के घर और वातावरण के संबंध में सूचनाएं देगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको कहेंगे निदानात्मक साक्षात्कार। सूचनात्मक साक्षात्कार जो होगा वो कब, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं लेनी हो। लेकिन घर तथा वातावरण के बारे में सूचनाएं इसलिए शिक्षक लेते हैं ताकि उसका उपचार किया जा सके। जो छात्र के अंदर कमियां हैं वो उसके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जब उनसे हमें छात्र के बारे में सूचनाएं मिलेंगी तो शिक्षक क्या करेंगे, उसके लिए निदान करेंगे। तो इसको कहते हैं हम निदानात्मक साक्षात्कार। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वो है, इनमें से कौन सा जो है व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है? व्यक्तित्व परीक्षण के बहुत सारे मेथड हैं, मैं इसके लिए एक थ्योरी वाला वीडियो भी बना दूंगा व्यक्तित्व से संबंधित, इसके सिद्धांत व्यक्तित्व क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये देखिए कि कौन सा परीक्षण की विधि नहीं है व्यक्तित्व परीक्षण की। निरीक्षण नहीं है, भ्रमण नहीं है, शारीरिक परीक्षण नहीं है, या साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार जैसे कि बता चुका हूँ, साक्षात्कार के द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा भी व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। लेकिन भ्रमण एक जो विधि है उसके द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण संभव नहीं है, या व्यक्तित्व परीक्षण की विधि भ्रमण नहीं है। शारीरिक परीक्षण भी होता है। निरीक्षण में क्या होता है कि निरीक्षण कर लिया जाता है, मतलब जैसे कक्षा में बालक पढ़ रहा है तो शिक्षक जो उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करेगा वो निरीक्षण द्वारा करेगा। शारीरिक परीक्षण भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, लेकिन भ्रमण जो है वह व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है, उपयुक्त परिभाषा दी है। देखिए इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। ठीक, वैयक्तिक भिन्नता समझते होंगे। वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है कि कोई भी दो व्यक्ति
समान नहीं हो सकते हैं, किसी न किसी रूप में उनमें भिन्नता पाई जाती है, चाहे उनकी रुचियों में हो या योग्यताओं में हो या क्षमताओं में हो। तो किसी न किसी तरह से दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आनुवंशिक आधार हो, चाहे वो सामाजिक आधार हो या वातावरणीय आधार हो। तो किसी भी आधार पर दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा किसने दी है? कर्ट लेविन ने, स्किनर ने, जेम्स ड्रेवर ने या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने परिभाषा दी है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती है। यो व्यक्तिगत शिक्षण में ऐसी कौन सी विधि है इनमें से जो व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती है? डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण की पद्धति, कंडक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट योजना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक शिक्षण हो रहा है, मतलब समूह में शिक्षण करवाया जा रहा है, तो वो व्यक्तिगत शिक्षण नहीं है। बहुत सरल सा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। देखिए फिर से वही बात है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हो सकते हैं लेकिन आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से वे समरूप नहीं है। इस तरह की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होगी वह क्या कहलाएगी? व्यक्तित्व कहलाएगी, बाह्य विभिन्नता कहलाएगी, आंतरिक विभिन्नता कहलाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो सरल सा हो जाएगा, क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्या? यह क्या है? आंतरिक विभिन्नता हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इनमें से कौन है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता या भग्नाशा। तो मनोशारीरिक का मतलब है शारीरिक, संधि विच्छेद करेंगे तो मन प्लस शारीरिक, ठीक है। तो मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों तरह की असमानताओं को क्या कहेंगे? तो दोनों तरह की असमानताएं क्या होंगी? व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है, इनमें से कौन सा है जो मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन देख सकते हैं, रुचि संबंधी भेद, योग्यता संबंधी भेद, स्वभावगत भेद, शारीरिक संरचना संबंधी भेद। अब देखिए, जो मानसिक विकास से संबंधित है, रुचि हमारी क्या है? मस्तिष्क से संबंधित है। मानसिक योग्यता है, योग्यता मानसिक विभेद से संबंधित है। स्वभावगत, ये भी मानसिक, स्वभाव भी क्या होता है? मानसिक विभेद कर सकते हैं हम दो व्यक्तियों के बीच में, स्वभाव के आधार पर, रुचि के आधार पर भी कर सकते हैं, योग्यता के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक संरचना के आधार पर हम मानसिक भेद नहीं कर सकते हैं। तो मानसिक विभेद के अंतर्गत शारीरिक संरचना संबंधी जो भेद होंगे वह नहीं आएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में या उपयुक्त सभी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायता मिलती है, छात्रों के वर्गीकरण करने में, शिक्षण विधि के चयन में भी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बौद्धिक होती है, शारीरिक होती है, व्यक्तित्व संबंधी होती है या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? इनमें से सभी से संबंधित होती है। बौद्धिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, व्यक्तित्व संबंधी भी हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन सही है, कौन सा कथन इनमें से सही है वो बताना है। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव है, बिल्कुल किया जा सकता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का मापन किया जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति की रुचि, योग्यताओं, आवश्यकताओं के अनुसार हो या फिर शारीरिक संरचना के आधार पर हो। नेक्स्ट है, वैयक्तिक भिन्नता सार्वभौमिकता होती है, बिल्कुल वैयक्तिक विभिन्नता में सार्वभौमिकता होती है, मतलब हर जगह व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, ये सार्वभौमिकता का मतलब हो गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी कथन के हैं सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभेद ज्ञात करने की विधियां हैं, कौन कौन सी हैं इनमें से? जब हम व्यक्तिगत भिन्नता को ज्ञात करेंगे तो कौन कौन सी विधियां? बुद्धि परीक्षण के आधार पर, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण या इनमें से सभी।
तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बुद्धि परीक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है? दो व्यक्तियों की बुद्धि में अंतर मतलब व्यक्तिगत विभेद कर किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या करते हैं? व्यक्ति के जीवन से संबंधित समस्त डाटा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके आधार पर दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं। तो ये भी क्या हो गई? व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधि हो गई। रुचि परीक्षण, रुचि का टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट हम इसको कहते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है? अमूमन 10वीं या 12वीं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है उन बच्चों का रुचि टेस्ट किया जाता है। मतलब चाहे वो टेस्ट पेपर टाइप का बना लिया जाएगा, उसमें साइंस, आर्ट सबसे रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन होंगे, फिर देखा जाएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा हल कर पा रहा है, तो इससे उसकी उस क्षेत्र में रुचि देखी जाती है। तो रुचि परीक्षण के आधार पर भी व्यक्तिगत विभेद ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। जो शारीरिक रूप से भिन्नता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन देख सकते हैं, बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व या उपयुक्त सभी। तो वो क्या कहलाएगी? बाहरी विभिन्नता कहलाएगी। जो केवल हम शारीरिक रूप से दो व्यक्तियों के भेद में कर रहे हैं वो केवल बाहरी विभिन्नता कहलाएगी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ नहीं है सा विद्या या विमुक्तये, तानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, योग्यताओं का विकास या शारीरिक विकास। इनमें से कौन सा शिक्षा का अर्थ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक विकास का शिक्षा का अर्थ, केवल शारीरिक विकास शिक्षा का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि काम में नहीं आती है। डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कॉन्डक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट योजना। व्यक्तिगत शिक्षण की बात कर रहे हैं, कौन सी विधि काम में नहीं आती है? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कौन सी विधि नहीं आएगी? तो सामूहिक शिक्षण पद्धति जो है वो व्यक्तिगत शिक्षण में काम में नहीं आएगी। नेक्स्ट है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। फिर से ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक दृष्टि से समरूप नहीं है लेकिन बाह्य रूप से समान है, तो इसको हम कहेंगे आंतरिक विभिन्नता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कथन सही है। फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से, मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, व्यक्तिगत विभेद को मोटे रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं, आंसर है 2। ठीक है, बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता मुख्य रूप से हैं। ठीक है, वैसे इसके बहुत सारे प्रकार हैं, हम थ्योरी में डिस्कस कर लेंगे। संगठित व्यक्तित्व में निम्नांकित पक्ष विकसित होते हैं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या उपयुक्त सभी। तो संगठित व्यक्तित्व का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मतलब सभी तरह के पक्ष सम्मिलित होते हैं उसमें। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान है क्या है? सामाजिक विज्ञान है, विधायक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान का मतलब होता है पॉजिटिव साइंस। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है और व्यवहार में भी सकारात्मक पॉजिटिव बिहेवियर का अध्ययन करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है? एक अप्लाइड साइंस है, मतलब प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अलावा अ पॉजिटिव साइंस भी है, विधायक विज्ञान भी है। नेक्स्ट है, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद क्या कहलाएगा? सीखने में भेद, योग्यता संबंधी भेद, रुचि संबंधी भेद या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ये क्या है? रुचि संबंधी भेद है। अमूमन लड़कों की रुचि जो है खेलकूद या झगड़े, मारपीट में अधिक होती है, जबकि लड़कियों का मतलब सुंदर वस्त्र पहनना, सजना संवरना, गुड़िया खेलना, घरों का काम में ध्यान लगाना, तो ये रुचि संबंधी भेद होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। कौन सी पद्धति है जिसमें व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, डाल्टन पद्धति, व्याख्यान पद्धति, वेनेटिका योजना या परियोजना विधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? व्याख्यान पद्धति में शिक्षक जो है व्यक्तिगत भेद का ध्यान नहीं रखता है। व्याख्यान में क्या होता है? व्याख्यान सभी के लिए एक जैसा होता है।
सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं। मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं गौण नियम हैं। देखिए, ऐसे गौण नियम जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, इनमें से कौन से गौण नियम हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा गौण नियम है। ऑप्शन देख सकते हैं, प्रयत्न एवं भूल का नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये हमने थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में थ्योरी में डिस्कस किया अच्छे से। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ज़रूर देख लें। ठीक है, तो प्रभाव का नियम मुख्य नियम था, अभ्यास का नियम भी मुख्य नियम है, प्रयत्न व भूल का नियम भी क्या है? मुख्य नियम है, और बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? थॉर्नडाइक का गौण नियम है। तो मुख्य नियम ध्यान रखेंगे तो गौण नियम आसानी से लगा दोगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो है। कौन सा सिद्धांत है जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या द्विपक्षीय सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमान अंशों का जो सिद्धांत है वह अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। पहले समझ लीजिए, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि मान लो किसी एक परिस्थिति में आपने जो सीखा उसका आप दूसरी परिस्थिति में प्रयोग कर लेते हो, उसको कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए कि आप अगर साइकिल चलाना सीख जाते हो तो आप बहुत आसानी से मोटरसाइकिल चलाना भी सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक परिस्थिति में उस तरह का ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, और वो अधिगम का स्थानांतरण आपको मोटरसाइकिल सीखने में मदद करेगा। ठीक है, समान अंशों का सिद्धांत होता है जहाँ पर सेम परिस्थिति हो, समान परिस्थिति हो, सब सेम टूल्स अगर आपको दूसरी परिस्थिति में मिले तो आप उस अधिगम का, उस ज्ञान का प्रयोग वहाँ पर कर लेते हैं। असमान अंशों का कोई सिद्धांत नहीं है। सामान्यीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि आपके द्वारा जो सीखा गया ज्ञान है उसके हिसाब से आप अपने अनुभव के आधार पर एक नियम बना लेते हैं और दूसरी परिस्थिति में भी उसका सामान्यीकरण करते हैं। द्विपक्षीय सिद्धांत जो है ये बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, स्पीयरमैन का सिद्धांत था, और इन्होंने ये बताया था कि दो तरह की बुद्धि व्यक्ति यूज़ करता है सीखने में। एक तो सेंट्रल केंद्रीय बुद्धि होती है और एक परिधीय बुद्धि होती है। एक तरह से मतलब एक केंद्रीय गुण होता है व्यक्ति के अंतर्गत, वो सभी में समान होता है, और कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सिंगिंग में योग्यता होती है, किसी की डांसिंग में होती है, तो वो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। तो इस तरह का सिद्धांत क्या था? द्विपक्षीय सिद्धांत था। हम थ्योरी में जरूर डिस्कस कर लेंगे इनको। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? असमान अंशों का जो सिद्धांत है वह अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वो है। इनमें से कौन सा वर्ग है जो वंचित वर्ग में नहीं आता है? महिला वर्ग, अमीर वर्ग, पिछड़ा वर्ग या विकलांग वर्ग? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा बी, अमीर वर्ग जो है वंचित वर्ग में नहीं आता है। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन किसका है? जेम्स का है, भाटिया का है, वैलेंटीन का है या झा का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यह भाटिया का स्टेटमेंट है कि मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है। नेक्स्ट है, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो है। देखिए, पावलोव का सिद्धांत भी हम थ्योरी सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या आत्मीकरण, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि पावलोव का जो सिद्धांत है वो क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव, संवेग, प्रयोजन, बुद्धि। कौन सा इनमें से मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक विभिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? फिर से रिपीट हो रहा है, और आई होप कि आप लोग अब इसको नहीं भूलोगे। कर्ट लेविन, जेम्स ड्रेवर, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो किसका था? स्किनर का स्टेटमेंट है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का जो प्रत्येक पहलू होता है वह वैयक्तिक विभिन्नता का अंश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम नहीं है। देखिए, फिर से आ गया है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम, सदृशीकरण का नियम। तो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी सादृश्यीकरण का नियम जो है वो क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यह भी एक गौण नियम है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझबूझ, ठीक है। तो सूझबूझ का सिद्धांत भी कोहलर का सिद्धांत है, ये हमारा रह गया है थ्योरी सेक्शन में, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी ही। तो अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले कौन से तत्व हैं, बुद्धि है, अनुभव है, प्रयत्न एवं त्रुटि है, या इनमें से सभी है। कौन सा हमारा सूझबूझ पे प्रभाव डालेगा, तो ये सभी हमारी अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन क्या है, पावलोव का थ्योरी है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वह है यांत्रिक आदतें, नाड़ीमंडल संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें। तो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, नाड़ीमंडल संबंधी आदतें हैं। मतलब वो हमारी जो स्नायु होती हैं बॉडी के अंदर, हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनको आदतें पड़ जाती हैं, तो वो उनका संबंध हमारे सीधे मस्तिष्क से होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है, पहले का हमारा अनुभव है और नई समस्या को हल करने में वो सहायक होगा, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक ऋणात्मक एक पक्षीय स्थानांतरण, या इनमें से सभी। ये धनात्मक स्थानांतरण होना चाहिए, धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखा गया ज्ञान अगर दूसरी परिस्थिति की समस्या को हल करने में सहायक हो रहा है तो वो क्या हो गया, धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है, मुख्य नियम बताना है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, अपूर्ण क्रिया का नियम, सादृश्यीकरण का नियम। तो केवल अभ्यास का नियम जो है वह मुख्य नियम है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, प्रयत्न और भूल या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर क्या है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, बाकी सब मुख्य नियम है। नेक्स्ट है कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, रटने का नियम, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो क्या होगा, रटने का नियम तो महत्वपूर्ण नियम नहीं हो सकता है, अवांछित विश्राम मतलब अनावश्यक आराम करना ये भी नहीं हो सकता, केवल हस्तलेखन या व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। तो सबसे जो सही आंसर हो जाएगा दोनों में से वो हो जाएगा व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। अभी बताया है जो सीखी गई क्रिया का उसको क्या कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखें और पढ़ें शिक्षा मनोविज्ञान को। नेक्स्ट है अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किसने दी है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसका है, वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, या फिर गिलफोर्ड का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह स्टेटमेंट किसका है, वुडवर्थ का है। नेक्स्ट है सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा, वृद्धि या प्रेरणा से। तो सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा से सीखना प्रभावित होता है। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीखना संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन है वुडवर्थ का है, थॉर्नडाइक का है, रायबर्न का है, या स्किनर का है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इस तरह से याद रख सकते हैं, सीखना क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो संबंधों की बात कौन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखने के लिए कोई स्टेटमेंट अपना बना सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या चीज़ें हम इसमें और सुधार कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।